हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। तो चलिए दोस्तों, आज संडे है तो संडे का क्लास में जो है आज कुछ पढ़ाई से रिलेटेड इस वीडियो में नहीं रहेगा। आज हम लोग जो है कुछ स्पेशल बातें करते हैं जो पढ़ाई से भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, तो क्या बातें करते हैं तो आप पीछे देख सकते हैं कि आज हम लोग जो है बीपीएससी का सिलेबस जानेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, शुरुआत उसकी सिलेबस से ही करनी चाहिए कि सिलेबस जानना पड़ेगा। पढ़े अच्छे से, सिलेबस को पढ़िए, समझिए, खंगालिए उसको। सिलेबस पढ़ने से जो समंदर होता है ना, क्या बोलते हैं, किताबों का समंदर, ज्ञान का समंदर, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सिलेबस पढ़ने से पता चलता है कि हमको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। एग्जामिनर की दृष्टिकोण समझ में आती है तो कि वो क्या पूछेगा सिलेबस में, सिलेबस के अनुसार। तो ये सर, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन दोनों को अच्छे से खंगालने के बाद ही किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाइएगा। तो आज का वही है, पहला प्रयास हम लोग का है कि बीपीएससी का सिलेबस हम लोग समझते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। देखिए, ये केवल बीपीएससी के बच्चों के लिए, मतलब कि है तो बीपीएससी पर ही ओरिएंटेड पूरी तरीके से, लेकिन ये जो नियम है वो हर एक बच्चों के लिए लागू होता है। जैसे हम क्लास 9th 10th इंटर, ये सब बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं अपने कोचिंग में। तो उन सब के लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा कि वो अपने जो है अपने लक्ष्य की तरफ, अपने सपनों की तरफ कैसे बढ़ेंगे, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे। क्योंकि हर एग्ज़ाम का पहले सिलेबस होता है, प्रीवियस ईयर होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से शायरी के साथ। क्योंकि सब्र के साथ ही कुछ भी हासिल किया जा सकता है, धैर्य रख के ही हासिल किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, बीपीएससी एक बहुत मैराथन वाला है, मैराथन है, जुआ है एक तरह से कहिए तो। कि कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, पर कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा देता है, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो चलिए एक प्यारा सा शायरी के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ओए मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ ओए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस थकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। एक ना एक दिन जो है, एक दिन में नहीं लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर अपने लक्ष्य को जो है हासिल कर लेंगे। देखिए, शिक्षा ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए किसी का बीपीएससी का सपना है पूरा उनमें कि हम बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, उसमें अपना कुछ जो है रैंक लाएंगे, जो भी एसडीएम वगैरह जो भी बनना है। मान लीजिए सफल नहीं हुए हम लोग, तो इतने प्रेशर के साथ भी हम लोग को नहीं पढ़ना है कि दिमाग फट जाए कि नहीं होगा तो क्या होगा। अरे नहीं होगा तो शिक्षा ऐसी चीज़ है कि कभी बर्बाद नहीं करती है, आबाद ही करती है। अरे सफल नहीं होंगे तो सीखेंगे तो सही, अनुभव इतना हो जाएगा कि जो है हम लोग भी कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएंगे, है कि नहीं। तो इतने दिमाग में प्रेशर लेके नहीं, खुल मिजाज एकदम दिमाग को खुश रख करके, एकदम मस्त रह करके तैयारी करना है। मैं तो ऐसी करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि अपना जितना 100% हो सकता है मैं दूंगी, और बाकी अगर ऊपर वाले के हाथ में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो उससे भी बेहतर करेंगे, है कि नहीं। तो अपना काम है मेहनत करना, क्योंकि बिना मेहनत किए अगर फल की चिंता करिएगा तो फल खराब ही निकलता है। तो हमारे हाथ में मेहनत है तो हम मेहनत करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, चलिए समय गवाए आप लोगों को जो है बिना समय गवाए अपने लक्ष्य वीडियो की तरफ आते हैं। तो देखिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको जो है बीपीएससी के सिलेबस से लेकर जो भी डाउट है, हमने जिस तरीके से सिलेबस को पढ़ा है, जिस तरीके से समझा है, पूरे तरीके से प्रॉपर एक कॉपी पर जो है उसको सिलेबस को नोट डाउन कर लिया है, पूरी तरीके से कर ली हूँ, पूरी तरीके से। हाँ, एक बात है दोस्तों, देखिए एक बात है दोस्तों कि आप ना, हम सबसे पहले तो हम लोग को करना क्या है कि अपने अंदर की कमियों को निकालना है। क्यों, अब पहले जानना है। जैसे हम लोग जो है रोने लगते हैं कि हमारे किस्मत में ही नहीं है, हमको मिलेगा ही नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है। पहले अपने आप से एक बार पूछिए कि क्या आपने जितना वो त्याग, जितना समर्पण, जितना जो है वो ज्ञान मांगता है वो एग्ज़ाम, क्या आपने कभी उतना दिया है? अपना आप का 100% उस एग्ज़ाम में दिया है? अगर अंदर से आवाज़ निकलेगी हाँ, तो समझिएगा कि शायद नसीब में नहीं है। लेकिन जब अंदर से आवाज़ निकलेगी कि नहीं, तो समझिएगा कि अभी मेहनत करना बाकी है। तो ये नहीं सोचना है कि ये हमको जो है, हमको हमारे नसीब में नहीं है, फलाना नहीं, हमारा जो है मेहनत करना है हम लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले हमारे अंदर कमी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले मेरे अंदर क्या कमी थी मैं आपको बताती हूँ। मेरे अंदर धैर्यता की कमी थी।
इतना समय, लंबा समय मेरे को लग गया इस एग्ज़ाम में घुसे हुए, कुछ मिला या नहीं मिला, बट अनुभव तो हमको इतना हो गया है कि सबसे पहले मेरे अंदर क्या कमी है, कमी थी जो अब सुधारने की कोशिश कर रहे। कमी ये थी कि मेरे अंदर धैर्य नहीं था। मेरे को लगता था कि मैं एक दिन में सब कुछ ख़त्म कर दूँ। टारगेट अपने ये लंबा लंबा बनाती थी, फिर नहीं पूरा होता था तो पूरा तनाव हो जाता था, चिड़चिड़ा मन हो जाता था। तो ये धैर्य बना के रखना है, क्योंकि ये एक मैराथन है और इसको जो है धीरे धीरे ही जीता जाएगा। दूसरे कमी क्या थी मेरे अंदर कि निरंतरता नहीं थी। मैं कंटिन्यूटी नहीं पढ़ती थी। किसी दिन 8 घंटे पढ़ ली, किसी दिन 10 घंटे पढ़ लेती थी और किसी दिन पढ़ती ही नहीं थी। ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे। हम वो सुधार कर रहे हैं अपने आप में। हम अपना कमी आपको बता रहे हैं कि जो हम क्या करते थे गलतियाँ, जिसकी वजह से हम 2 अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं। एक अटेम्प्ट में मेरा जो पहला अटेम्प्ट ऐसे ही खाली चल गया, ऐसी हवा में दे दिए थे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था बीपीएससी का। दूसरे अटेम्प्ट हम दिए थे, मेरा पीटी निकला था, बट मेंस में कुछ हमारा इशू था, वो हम आपको कभी अगले वीडियो में बताएंगे कि मेरी जो है मैं कहाँ चूक हो गई थी पीछे, तो मैं मेंस दे ही नहीं पाई। कुछ ऐसी मेरी परिस्थिति हो गई थी। फिर जो है तीसरा अटेम्प्ट हम इस जो है ये अगली बार देंगे। तो इसमें सोच रहे कि अपने सारी कमियों को हम दूर करें। तो मेरे अंदर कमी क्या थी कि मैं कंटिन्यूटी नहीं रखती थी। एक दिन 2 दिन पढ़ती थी, एक दिन नहीं पढ़ती थी, 3 दिन पढ़ती थी तो 2 दिन नहीं पढ़ती थी, ऐसे कंटिन्यूटी नहीं थी मेरे अंदर। ये कमी मेरे को लगता है कि मेरे को ये जो है मार गिराई। अगली जो है मेरे अंदर कमी क्या थी कि मैं अपने जो है पारिवारिक परिस्थिति या पारिवारिक जो है तनाव और अपने पढ़ाई के बीच में जो है बैलेंस नहीं कर पा रही थी। और इस तरीके से जो है मेरा जो है हमेशा डिस्टर्ब रहता था पढ़ाई में। पढ़ाई से समझौता कर लेती थी किसी अन्य परिस्थितियों में। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है उसी परिस्थिति में अपने आप को जो है अपने लक्ष्य की तरफ 2 या कम समय ही दीजिए, लेकिन देना चाहिए। मैं ये बैलेंस नहीं कर पा रही थी, जिससे मेरे को जो है ये जो मेंस हम नहीं दे पाए, वो इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं अपने जो है परिस्थितियाँ, अपने पारिवारिक परिस्थितियाँ और अपने सपनों के बीच में जो है बैलेंस नहीं कर पाई। तो ये कुछ हमारे अंदर कमी थी, जो मैं अपने इस कॉपी पे एक कॉपी बनाई हुई हूँ, जिसमें हम पूरा अपना नोट करती हूँ। जितने मेरे अंदर कमी है, हर रोज़ जो भी कमी मेरे को लगती है कि मैंने आज क्या कमी किया, मैंने आज ज़्यादा मोबाइल पे समय दे दिया, मैंने ज़्यादा आज जो है रील्स वगैरह देख लिया हूँ क्या, ऐसे जो भी मेरे अंदर पर डे की कमी आती है मैं सब इसमें नोट करती हूँ कि आज मैंने पढ़ाई में कितना समय दिया, कल की अपेक्षा जो है हमारे घंटों में बढ़ रहे हैं कि घटिए रहे हैं। ऐसा मैं अपने कमियों को अपने कॉपी में नोटबुक करती हूँ। आपको भी अपना जो है कमियों को पहले रखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कमी क्या है कि नहीं। तो ये सब करने के बाद, पहले अपने आप को सुधारने के बाद एक लड़ाई अपने आप से करना है। अपने आप को लड़ना है, अपने आप से लड़ना है, अपने आप के अंदर के जो है हौसले को बुलंद करना है। तो मैंने भी ठान लिया है कि एक लड़ाई अपने आप से, या तो जीत या तो हार, लेकिन लड़ेंगे। क्योंकि मैंने कभी भी जो है, मैं जब अपने आप को स्वमूल्यांकन करती हूँ तो मुझे साफ स्पष्ट लगता है कि मैं कभी सोचती नहीं कि मेरी किस्मत में है कि नहीं है, क्योंकि वो तो बाद की बात है। मैंने कभी 100% दिया ही नहीं है कि नहीं। तो वो पहले दीजिए, फिर पता चलेगा कि आपके नसीब में है कि नहीं है कि नहीं। तो उस कमी को पहले हमने सुधारने की कोशिश की। तो अपने सारे जो है कमियों को नोटबुक में आज भी लिखती हूँ, हमेशा लिखती हूँ, पर डे लिखती हूँ, टारगेट के साथ उसको भी लिखती हूँ। तो देखिए, आज हम सिलेबस की अगर बात करते हैं तो पहले हम लोग सिलेबस में देखिए बीपीएससी 3 चरणों में एग्जाम लेती है। पहले तो पीटी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो पीटी में 150 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे। पीटी में क्या होगा कि 150 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस भी 150 रहेंगे और 150 मार्क्स भी रहेगा। इसमें जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, कर दिया है। पहले तो 1/4 था, लेकिन अब 1/3 कर दिया है। उसके बाद मेंस की बात करें तो मेंस में जो है 3 पेपर होता है। ऑप्शन देखिए, एक तो होता है क्वालिफाइंग जो होते हैं हिंदी का, उसके बाद जो है मेन पेपर जो कि जिसका नंबर ऐड होता है मेरिट में, उसमें एक जीएस पेपर 1 होता है। इसमें 3 पेपर होते हैं क्वालिफाई को छोड़ करके, हिंदी को छोड़ करके। हिंदी क्वालिफाई है 30-33% ऐसे पास करने के बाद मतलब क्वालिफाइंग है। मेन पेपर की बात करें तो जीएस पेपर 1 होता है पहला, तो फिर जीएस पेपर 2 होता है, फिर एक एसे का पेपर होता है, एसे का पेपर होता है एक।
उसके बाद जो है ऑप्शनल, जो पहले ऑप्शनल रहता था कि ऑप्शनल में क्या विषय लेना है, इसमें ऑप्शनल में लेना है पर वो भी जो है वैकल्पिक हो गया है। अब वो भी जो है केवल क्वालिफाइंग हो गया है, केवल पास होना है उसमें, वैसा है। उसका नंबर जो है आपके एग्ज़ाम में मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट में जुड़ने वाले केवल यही 3 पेपर है जिसका नंबर ऐड होगा। 300 नंबर का, 300 नंबर का, 300 नंबर का, 900 नंबर का मेंस होता है, 150 नंबर का पीटी होता है, 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, 120 नंबर का। आई बात समझ में? तो हम लोगों को पहले पीटी का सिलेबस समझना है, फिर मेंस का सिलेबस समझेंगे, फिर इंटरव्यू अपना समझेंगे। इंटरव्यू में तो कुछ खास अनुभव अभी तक से नहीं हुआ है, क्योंकि जो है उतना अभी मतलब कि कब उतना जाने भी नहीं है कि इंटरव्यू में होता क्या है। बट मैंने जो पढ़ाई करना है मेरे को, मैंने इन दोनों का सिलेबस अच्छे से खंगाला है। आप लोग भी ध्यान से समझिएगा। देखिए पीटी में क्या होता है, मुख्य रूप से 8 टॉप चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन पीटी में आता है, ठीक, जिसमें से 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और 4 कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं 4 जिसमें जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में भी जो है हमने कैसे अपने सिलेबस को बांटा है। हिस्ट्री की अगर बात करें हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 3 भाग होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न। प्राचीन, मध्यकालीन, मेडिवल, और एक होता है आधुनिक। तो मैंने जब अपना प्रीवियस ईयर देखा और सिलेबस को अच्छे से समझा अपना जब बीपीएससी का, तो मेरे को क्या पता चला कि प्राचीन और मध्यकालीन मिला करके कम से कम 9-10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं दोनों को मिला करके पढ़ने से, और इसको पढ़ना है तो इतना ज़्यादा, और क्वेश्चन केवल 10। और मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन जो है 30 से 35 के आसपास आ रहे हैं, 30 से 35 के आसपास। तो मैंने सबसे पहले प्राथमिकता दे दिया मॉडर्न हिस्ट्री को। किसको प्राथमिकता दिया है? मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि इसमें से 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दूसरा अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई है विषय तो वो है करेंट अफेयर। करेंट, इससे भी 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम लोग को जो है ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद होता है साइंस। साइंस, ये भी 30 से 35 क्वेश्चन आता है इसमें से भी। और एक होता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, इससे भी लगभग जो है कहिए तो 15-20 क्वेश्चन आ ही जाता है। अब तो वेटेज बढ़ा दिया है बिहार स्पेशल से क्वेश्चन को। तो इस तरीके से उसके बाद जो है ज्योग्राफी को जो है महत्व देना है, क्योंकि ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन लगातार बढ़ रहा है, तो ज्योग्राफी। उसके बाद जो है पॉलिटी फिक्स से 10 नंबर का आता है। उसके बाद इकोनॉमी में जो है बजट सर्वे, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा था, योजना वगैरह से, और कुछ जो है राष्ट्रीय आय से भी क्वेश्चन पूछ रहा था। हमने जो है जितना अपना जो है प्रीवियस ईयर देखा, 1 2 3 4 5 6 7, एक हो जाता है 10 नंबर का अपना मैथ। और इस तरीके से पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन इन्हीं 8 विषयों से आता है। इसमें तो फिक्स है 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर। ज्योग्राफी में 15 नंबर लगभग कर दिया है। बिहार और स्पेशल तो 15 से 20 पूछता ही है, इसमें 30, इसमें भी 30, इसमें भी लगभग 30-35 क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से हम लोगों को इन चारों पे बहुत विशेष ध्यान देना है। उसके बाद इसको पढ़ना तो सबको है, लेकिन ज़्यादा ध्यान इस पे देना है चारों पे, फिर इस चारों को जो है पढ़ना है। तो हम ये भी बात करेंगे कि किस विषय को हम कहाँ से पढ़ते हैं और आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं। आप भी मेरे को सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम बताएंगे कि हम कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, कैसे मतलब शुरुआत हम किए थे और कैसे शुरुआत करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि मैं कैसे शुरुआत करना चाहिए हम बताएंगे अपना जो है राय। आप भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से कौन सा विषय पढ़ते हैं, क्या हम लोग जो है अच्छा अलग कर सकते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो है मैं भी अभी अपने सपनों की तरफ, ये नहीं है कि मैं कोई परिपूर्ण हूँ या ऐसा वगैरह कुछ नहीं है, मैं भी सीख रही हूँ। तो जो है आप लोगों से बात करके आप लोगों से भी सीखने का मौका मिलता है, इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, ताकि जो है हम लोगों हमारे जो जब भी देखिए कोई भी अगर कोई तैयारी करता है किसी भी एग्ज़ाम्स का, तो उसके अंदर जो एक अकेलापन हो जाता है, उसके अंदर जो एक मन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी भरने लगती है, तो वो अगर किसी से शेयर किया जाए और कोई आपको अच्छा सजेशन दे तो वो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो इसी सोच के साथ हमने ये जो है अपना बनाया था कि हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी हमको समझ में आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग भी कुछ सीखिएगा और आप लोग भी जो है हमको, आप भी जो है जो भी सजेशन देना होगा वो आप लोग भी हमको देंगे कमेंट बॉक्स में। तो थोड़ा सा अपना जो है बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और मेंटली भी प्रेशर जो है वो कम रहेगा, इसके लिए ऐसा था। तो आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे हम लोग जो है क्या सुधार कर सकते हैं। मेरा सोच और मैं इसी तरीके से अपना तैयारी अभी कर रही हूँ।
तो ये हमारा पीटी का सिलेबस था। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जीएस पेपर 1 में 3 खंड होते हैं। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री, पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो है सबसे ज़्यादा या ज़्यादा का कहिए बिहार का भूगोल, सॉरी एक सेकेंड, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जो है सबसे पहले पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आता है। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री और जो है इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो हम लोग को जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है। दूसरा खंड में रहता है अपना आईआर जो करेंट के काफ़ी एक बड़ा सा पार्ट हो जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी। तो इस तरीके से 3 खंड से इसमें क्वेश्चन बनाता है। और अब तो पैटर्न हो गया कि आप 5 क्वेश्चन 8-8 नंबर का लिखना है और 2 क्वेश्चन जो है 38-38 नंबर वाला लिखना है। तो इस तरीके से बांट दिया है क्वेश्चन के नंबरिंग के अनुसार। पहले था कि 3-4 क्वेश्चन था वो 38 नंबर वाला था, ऐसे आता था, लेकिन अब तो है जो है पहले लघु आता है फिर दीर्घ आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अगर जीएस पेपर सेकेंड की बात करें तो उसमें पहले खंड में आते हैं पॉलिटी, दूसरे खंड में रहता है जियोग्राफी और इकोनॉमी से क्वेश्चन। अब तो जो पिछली बार हमने जो पेपर एनालाइज हुआ था, तो जो हम एनालिसिस किए थे, हम नहीं दिए थे, हम बताएंगे अपने सारे कहानी को कि मैं क्यों नहीं दे पाई थी या क्या मेरे पीछे का कितने साल से मैं इस एग्ज़ाम में की तैयारी कर रही हूँ, कितना एग्जाम निकला है वगैरह सब आपसे बात करेंगे। तो हमने जो पीछे का पेपर जो है एनालिसिस किया उसमें मेंस में देखे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जियोग्राफी का था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत कम था। पर ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि पिछले अगर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कीजिएगा तो इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और तीसरे खंड में आता है वो साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद तीसरा पेपर जो होता है, तीसरा पेपर वो एसे का होता है, ठीक। तो इस तरीके से हमको जो है हम लोगों को पूरा तैयारी करना है। तो हम लोगों को जो है इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जैसा कि जो है कैसे कि जो है ऐसे सर बताते हैं कि कैसे जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे। नॉलेज की कुछ खास ज्ञान की उसमें क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है कि आपको कितना ज्ञान है, कितना किताब से पढ़े हैं आप, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बट आपका जो है आपका मानसिक, आपकी शारीरिक विकास का जांच किया जाता है इंटरव्यू में, है कि नहीं। किताबी कीड़ा बनने से थोड़ी ना आप एक अच्छे इंसान बन जाइएगा। आप एक अच्छे व्यक्तित्व रखते हैं कि नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं कि नहीं, आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपका सोच कैसा है, ये सारी जांच लगभग इंटरव्यू में की जाती है। तो देखिए ये था हमारा सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री, आईआर, सांख्यिकी से जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक से 3 खंड से जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन, और उसके बाद एसे का। अब हम लोग को जानना है दोस्तों कि हम किससे जो है मिटाने वाला कहाँ गया मेरा, हम लोग जो है कौन सा विषय कहाँ से पढ़े, ये एक सवाल आ जाती है। सबसे पहले तो हम ये आपसे बात करना चाहते हैं कि देखिए घबराना नहीं है कि ये जल्दी हो जाए। आप प्रॉपर तरीके से एक बार अच्छे से सिलेबस को कवर कीजिए। कोई पूरा सिलेबस तो कोई नहीं कवर करता है, मतलब 80% सिलेबस एक अच्छे से कवर कीजिए। मेरे कमी ये भी थी कि मैंने आज तक सिलेबस ही ख़त्म नहीं किया, तो मतलब आधा भी नहीं ख़त्म किया। तो आप एक अच्छे तरीके से जो है सिलेबस को पहले अच्छे से, जितना 1 साल लगता है, जितना महीना लगता है, 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, आप प्रॉपर अच्छे से सिलेबस को खंगालिए, अच्छे से सिलेबस को अपना कवर कीजिए। मेंस और पीटी दोनों को एक ही साथ तैयार कीजिए। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम निकलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों को जो एक बार प्रॉपर, मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं इस बार ठान ली हूँ कि अगर मान लीजिए जो 17वां बीपीएससी है, ये 71वां, वो जो 13 सितंबर को होने वाला है, वो तो मैं मतलब दूंगी, फॉर्म तो डाली हूँ, बट मैं पूरी तरीके से सिलेबस ख़त्म ही नहीं हुआ मेरा। तो मैं पूरा का पूरा एफर्ट, मेरा सोच, मेरा पूरा का पूरा जो है तैयारी 72वां बीपीएससी 2026 के अनुसार चल रहा है। तो मतलब हम जानते हैं कि समय मेरे को देना पड़ेगा, समय देंगे, नहीं देंगे तो वैसे ही होगा, कभी पीटी निकलेगा तो कभी मेंस निकलेगा, तो कभी पीटी फेल तो कभी मेंस फेल, ये सिलसिला चलते रहेगा और 4-5 अटेम्प्ट कम निकल गया पता भी नहीं चलेगा। तो हम क्यों ना हम पहले प्रॉपर तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर ले और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट बना ले, फिर अपने एग्जाम में, एग्जाम तो देते रहना है बट सीरियस टारगेट के साथ 2026 मेरा लक्ष्य है। देखते हैं क्या होता है। ये एग्ज़ाम भी देना है मेरे को, ये भी देंगे
लेकिन टारगेट के साथ मेरा पढ़ाई का जो सिलसिला चल रहा है वो लग रहा है कि इतने दो एक महीने में तो कवर होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लेट से शुरुआत की हूँ, बहुत लेट से। कुछ इशू था इसकी वजह से मैं बहुत लेट से तैयारी की हूँ, तो ये 2-3 महीने में तो कभी सिलेबस ख़त्म होगा नहीं। तो इसके लिए जो है हमने अपना टारगेट को ही जो है 72वां बीपीएससी 2026 के लिए सेट कर दी हूँ। कोई बात नहीं, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होना चाहिए तो वही बेहतर होगा। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। सबसे पहले तो आप जो है किसी टीचर को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन टीचर हो या ऑफलाइन टीचर हो, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि इसमें भटकाव बहुत ज़्यादा है। तो एक सही रास्ता दिखाने के लिए टीचर बहुत ज़रूरी है। तो टीचर लगभग 60 से 70% 70 या 75% सिलेबस तो टीचर खुद ख़त्म करा देता है। तो एक बार आपको किसी न किसी टीचर का फॉलो करना ही पड़ेगा, टीचर का क्लास लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अपने आप से नहीं हो पाएगा। अगर आप अचानक से एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा बिना बेसिक को पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या शब्द वो लिखा हुआ है। मैं ली हूँ, मैं खरीदी हूँ। देखिए, मैं जब पढ़ना शुरू की तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने जो है किसी टीचर से जो है अपना पहले क्लास लिया, फिर जब मैंने अपना बुक उठाया तो काफ़ी अच्छा समझ में आने लगा। तो मेरा मानना है कि पहले आप किसी टीचर का जो है क्लास ज्वाइन कीजिए, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो ऑनलाइन। मैं तो घर पे ही रह के तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर कहीं जा नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन ही जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि ऑनलाइन से भी बेहतर ऑफलाइन है, क्योंकि वहाँ पे जो है समय का ख्याल रखा जाता है और टीचर का प्रॉपर गाइडेंस रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अलग ही माहौल में रहता है। किसी टीचर को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद बुक, कोई भी एक बुक, देखिए कम सोर्स, लिमिटेड सोर्स, ज़्यादा कम सोर्स रहेगा तो हम ज़्यादा बार रिवीजन कर पाएंगे। तो लिमिटेड सोर्स, ज़्यादा रिवीजन, पक्का सिलेक्शन, ऐसा एक फार्मूला है कि लिमिटेड सोर्स रखिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, पक्का सिलेक्शन होता है। तो हम एक बुक, कोई भी एक प्यारा सा बुक, जैसे पहले तो हम लोग एनसीईआरटी ही सब उतार रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है और एनसीईआरटी से एग्जाम में क्वेश्चन हु बाय हु देखने को भी मिलता है, हूबहू। तो बुक उठाते हैं तो मैं एनसीईआरटी भी ली हुई हूँ, और साथ में कोई एडवांस बुक भी आप ले सकते हैं, कोई भी एडवांस बुक। जैसे ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल हम खरीदे नहीं हैं अभी। मेरे का सोच है कि अगर एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कवर हो जाएगी तो मैं महेश बर्नवाल का भी बुक खरीदूंगी, लेकिन कोई एडवांस बुक ले लीजिए। उसके बाद अपना सबसे पहला जो है, उसके बाद पीवाईक्यू में मैं घटना चक्र को, पहले घटना चक्र जरूर पढ़िए, ऐसा मेरा मानना है कि घटना चक्र पढ़ना चाहिए। और हमने जो है लगभग बहुत अधिक से अधिक घटना चक्र, अधिक से अधिक किताब सिलेबस का जो है घटना चक्र खरीद ली हूँ। जैसे देखिए, ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र हम खरीद रखे हैं, पॉलिटी का भी घटना चक्र खरीद रखे हैं, और सबसे पहले अपने वही बेस मजबूत करने के लिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है एनालिसिस करने के लिए भी हम बुक खरीद चुके हैं, कि एनालिसिस करेंगे पहले कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, एग्जामिनर का दृष्टिकोण समझेंगे। तो उसके लिए ये प्रीवियस ईयर से ही हम समझ सकते हैं एग्जामिनर का दृष्टिकोण। तो मैं प्रीवियस ईयर किताब खरीद के पूरी अच्छे से इसका एनालिसिस भी कर ली हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे जो है पूछता है। तो ये चीज़ें आपको भी करना चाहिए कि पहले प्रीवियस ईयर को आप खुद पढ़िए, खुद से पढ़िए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए। हम एक एक क्वेश्चन को कॉपी पे नोट किए हैं, ताकि मेरे को दिमाग में लगे कि अच्छा, इस जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में घूमना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से ऐसे 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 क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हमको किन किन पॉइंटों पर ध्यान रखना है। तो आपको एकदम प्रीवियस ईयर को एक एक करके, एक एक क्वेश्चन का जो है डीपली एनालिसिस करना है। तो उसके लिए मैंने अपना जो है प्रीवियस ईयर का, ये घटना चक्र का भी प्रीवियस ईयर खरीदा है बीपीएससी का। तो उससे जो है, उससे भी ये हमको इससे ज़्यादा अच्छा यही लगता है। चलिए, और उसके घटना चक्र जरूर पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। और हर चीज़ में ऐसे ही करना है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी, करंट के लिए भी किसी एक टीचर का फॉलो कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छे ऐसे टीचर है जो कि काफ़ी अच्छा जो है पढ़ाते हैं। हाँ, इसमें ध्यान रखना है, करंट में बिहार का करंट जरूर ऐड कीजिएगा। बिहार के करंट से भी क्वेश्चन पूछता है, और मेंस में बिहार के करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेंस में भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो हम लोगों को करंट कैसे पढ़ना है, तो करंट को हम लोगों को एकदम डीपली एनालिसिस करके पढ़ना है, क्योंकि जो हेडिंग होता है वो काफ़ी, जैसे मान लीजिए हमने जो है
पढ़ा था कि जो अभी करंट अभी फ़िलहाल आया था कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया, तो वो था ही कि 25 जून को मनाया गया, शुरू किया गया है 25 जून 2025 से शुरू किया गया है। लेकिन अब संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया गया, ये सारे पीछे का हम लोग को बैकग्राउंड समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम का नहीं। तो हमको करंट क्यों कैसे लगा के पढ़ने सीखना होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से करंट को भी जो है हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। वनडे एग्जाम जैसा करंट पढ़ने से कुछ नहीं हासिल होगा, हम लोगों को डीपली एनालिसिस करना है, क्योंकि वनडे एग्जाम से तो कोई लगभग पीटी का जो है क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, बट मेंस में कैसे उसको हम लोग लिखेंगे वनडे एग्जाम की दृष्टि से, तो हम लोगों को पूरा डीपली समझना होगा। तो वैसे करंट को जो है किसी ऐसे टीचर को ज्वाइन कीजिए जो डीपली पढ़ाते हो, ठीक। हम किसी दिन ये भी बात करेंगे कि मतलब कि हम कहाँ से जो है कैसे कैसे अपना जो है ऑनलाइन में किन से कौन सा तैयारी करते हैं, इस वीडियो में अगर बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में भी काफ़ी जो है 9th 10th का साइंस हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अनुसार इसके बाद एक और बुक है, काफ़ी प्यारा बुक है, इससे आपका साइंस कवर हो जाता है, ये लूसेंट का, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो मैं भी जो है अपना छोटा छोटा टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट होता है 9th और 10th के NCERT मैं खुद अपने चैनल पे इस पर जो है क्लास छोटा छोटा करके लेती रहती हूँ, क्योंकि मैं 9th और 10th के बच्चे को पिछले 4-5 साल से पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा अनुभव हो गया है क्वेश्चन वगैरह का। तो मैं जो जितना ज्ञान मेरे को रहता है, जितना मेरे को आता है कि मैं तो उतना मैं आप लोगों को जो है सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं छोटा छोटा वीडियो अपना चैनल पर डालती रहती हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं, तो आपको ये किताब पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो साइंस के लिए ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइंस को ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक जो है इम्तियाज अहमद का खरीद रखे हैं, और इनका जो है सब्जेक्टिव बुक भी आता है, वो भी खरीदेंगे हम पढ़ने के लिए। अभी बहुत कुछ बुक हम नहीं खरीद पाए हैं, क्योंकि मेरे पास जो है थोड़ा सा इशू है, मैं नहीं खरीद पाई, लेकिन खरीदूंगी ज़रूर, तो खरीद लूँगी, आप भी खरीद लीजिएगा, काफ़ी अच्छा बुक है, पढ़ें हम इससे ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो है जियोग्राफी के लिए वही है कि किसी अच्छे टीचर का जो है ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद NCERT बुक काफ़ी अच्छा है, अगर NCERT अगर बुक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, पहले एक बुक को आप अच्छे से पढ़, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ने के बाद ही कुछ दूसरे किताब को उठाना चाहिए। तो मैं 4-5 बार अगर जब तक से NCERT पढ़ नहीं लूँगी, मेरा सोच है कि मैं एक बार महेश बर्नवाल सर का किताब ज़रूर पढ़ूँगी, तो हिंदी में तो उसको पढ़ूँगी, बट पहले NCERT कवर हो जाए। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी का, तो वही है कि पहले किसी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, फिर बुक उठाइएगा। तो बुक में हमको लगता है कि NCERT से भी ज़्यादा बेहतर होता है M लक्ष्मीकांत का बुक, मतलब कंसेप्ट के लिए भी, क्योंकि बिहार दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन भी पूछता है, तो हम लोगों को दोनों को ध्यान में रख के चलना है कि नहीं। तो उस तरीके से M लक्ष्मीकांत का एडवांस बुक भी अच्छा है। तो अगर आप किसी टीचर से अपने के बाद आप अगर M लक्ष्मीकांत की बुक को उठाइएगा तो अच्छे से समझ में आता है। हम बुक नहीं खरीदे हैं, पर उसका PDF डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ी हूँ कि हाँ उसमें मतलब क्या क्या बातें हैं, तो मेरे को लगता है मेरे को समझ में आता है। तो वैसे आप लोग को भी समझ में वो आएगा अगर एक बार किसी टीचर से हम लोग पढ़ लेंगे तो, क्योंकि पहली बार जब हम बुक उठाए थे M लक्ष्मीकांत का तो पहले ही नहीं पढ़ रहा था, लेकिन फिर जब इंटर का, क्योंकि हम इंटर को भी पढ़ाते हैं, तो इंटर में पॉलिटी पढ़ा रहे थे, तो जब पहली बार शुरू किया पढ़ाना तो थोड़ा सा मेरा जो सोच बदल गया। और जब मैंने उन लोगों को पढ़ाने के लिए खुद से जब मेहनत करना शुरू किया, तब हमको जो है पॉलिटी आसान लगने लगी। तो फिर पॉलिटी वैसे ही पढ़ना। इकोनॉमिक्स के लिए भी जो है, इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th का जो बुक है वो भी काफ़ी अच्छा है NCERT का, उसको जो है उसको भी एफर्ट कर सकते हैं पहले किसी टीचर से पढ़ने के बाद। उसके बाद अगर बात करते हैं मैथ, तो मैथ 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का यहाँ मैथ आता है, बट याद रखिए GS पेपर 1 में जो स्टैटिक्स है वहाँ पे 72 नंबर का सवाल है कि नहीं। तो वहाँ पे हम लोगों को जो है मैथ को भी अच्छे से पढ़ना है। PT के अगर दृष्टि से पढ़ेंगे तो 10 ही क्वेश्चन होता है, तो इसको हम लोग जो है स्किप भी कर सकते हैं, बट स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम लोग PT और मेंस दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। तो हम लोगों को सांख्यिकी पढ़ेंगे, तो सांख्यिकी की अगर तैयारी के दरमियान आपकी मैथ की तैयारी, ये 10 मैथ तो बनिए जाएगा अगर सांख्यिकी की क्लास ले लेने के बाद प्रैक्टिस हो जाती है। तो याद रखिएगा मैथ वहाँ पर भी है। तो इस तरीके से हम अपना जो है क्लास को किसी टीचर से पढ़ते हैं। फिर जो NCERT बुक को पढ़ना तो पहले शुरू की हूँ, फिर उसके बाद घटना चक्र में जरूर किसी भी टॉपिक को अगर मैं पढ़ती हूँ, मान लीजिए मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा, तो मौलिक अधिकार को पढ़ने के बाद इस घटना चक्र से मौलिक अधिकार के खोलती हूँ, और जितने भी क्वेश्चन मैं लगाती हूँ, जितना लगा पाती हूँ, जो नहीं लगा पाती हूँ तो जो अपने नोट्स में ऐड कर लेती हूँ कि मैं क्या छोड़ी हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपना तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोगों का तैयारी PT और मेंस दोनों को ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो GS पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री आसानी से कवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मिडिवल और एंशिएंट नहीं पूछता है। तो यहाँ से दोनों का कनेक्शन है, तो दोनों को अच्छे से पढ़ना है।
अगर हम करेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं IR भी हम लोगों को जो है हैंडल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमको करेंट अच्छा से पढ़ना है। और सांख्यिकी पढ़ेंगे तो मैथ हमारे यहाँ पे कवर हो जाएगा। GS पेपर 2 की बात करें तो पॉलिटी यहाँ पे भी है, पॉलिटी वहाँ पे भी है। यहाँ भले ही पॉलिटी का 10-12 नंबर का सवाल आता है, पर वहाँ पे गर्दा कबार के सवाल आता है। तो वहाँ पे हम लोगों को जो उसके लिए पॉलिटी को हम लोग को बेहतर पढ़ना है, तो इससे ये भी कवर हो जाएगा। तो हम लोगों को PT और मेंस दोनों को साथ लेकर के कंसेप्ट और फैक्चुअल दोनों के साथ तैयारी करना है। ऐसा ही बिहार के जो है BPSC का एग्जाम है, क्योंकि इस बार जो है क्वेश्चन, पिछला बार जो टेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें लगभग कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ था। उसके पिछले बार जब हम 69 BPSC दिए थे तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिया था। तो इस तरीके से इसका पैटर्न है, कभी फैक्चुअल कभी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन मिक्स करके पूछता रहता है। तो हम लोग को दोनों पर ध्यान रख के चलना है। फिर जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता ही है, तो हम लोगों को जियोग्राफी भी बहुत ढंग से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी ढंग से पढ़ना है। उसके बाद साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक को अलग से क्लास, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, इन सब के बारे में हम लोगों को जो है पढ़ लेना है। तो इस तरीके से ऐसे के लिए स्पेशल क्लास लेना पड़ेगा, और वो जरूर मेरे को भी तो लेना पड़ेगा। तो मैं भी जो है, आप लोग भी बताइएगा कि कहाँ पे आप लोग जो है ऐसे की क्लास करते हैं, ताकि मैं भी वहाँ पे जाके अपना जो है ऐसे की तैयारी कर पाऊँ, है कि नहीं। तो ऐसे के लिए हम लोगों को जो है पहले तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाद में ऐसे कैसे लिखना ये तो बाद की बात है, पर लिखने आना चाहिए। मेहनत जो है, कलम थकनी नहीं चाहिए हाथ है। तो इसके लिए जो है इस पढ़ने के दरमियान, तैयारी के दरमियान ही जो है, कभी संडे हो गया, जैसे आज संडे है तो मैं संडे को पर डे जो है, हर संडे को मैं 5 पेज लिखने का जो है अपना टारगेट बनाती हूँ। जो भी पिछले क्लास में पढ़ी रहती हूँ सबको 5 पेज पर लिखना शुरू कर देती हूँ, लिखने से, ताकि हमारा हाथ खुला रहे, प्रैक्टिस रहे। तो इसी के तैयारी के दरमियान ही इसको भी शुरू कर देना है कि नहीं। तो इस तरीके से हम अपना जो है क्लास, हम अपना तैयारी करते हैं। और बाकी जो भी बची हुई बातें हैं कि हम लोग जो है करेंट को एक एक सब्जेक्ट पे डीपली लाएंगे, कि कैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री को कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन कौन से टॉपिक से मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी लाएंगे। फिलहाल तो आज आप लोगों को ये सिलेबस को जो है लिख करके अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। रोज़ देखिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है कि नहीं। क्योंकि जब पहली बार हम BPSC की तैयारी में आए थे तो मेरे को इतना बड़ा लगा BPSC का सिलेबस कि मतलब सब कुछ पढ़ना है यार, कैसे होगा। फिर जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किए, हम सिलेबस अच्छे से पढ़े, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किए, तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ छोड़ना भी है, कुछ कुछ पढ़ना है। तो ये ऐसा जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको जो है इतना पढ़ना है। नहीं, पढ़ना तो थोड़ा ही सही है, मतलब पढ़ना तो भाई एग्जाम, भारी एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, बिहार का टॉप एग्जाम है, तो पढ़ना तो है, पर बहुत ज़्यादा जितना समुंदर जैसा लगता है सिलेबस से उतना तो नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको बताता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपना सिलेबस। जैसे सिलेबस में तो लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन 10-12 आता है तो कभी अभी मेंस में नहीं आता है। तो हम क्यों पहले मॉडर्न हिस्ट्री पे अपना अच्छे से कमांड कर लेते, ताकि मेंस हमारा तैयार हो जाए। अब फिर बचा जो 12 क्वेश्चन है उसके लिए स्किप भी कर देंगे, नहीं तो देखेंगे तो लास्ट में समय रहेगा तो उसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मेंस है तो उसका कोई रिलेशन है नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने रणनीति को चेंज करके अपने तैयारी को आसान बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आप लोगों को जो है आज सब कुछ न कुछ तो जो है सीखने को मिला ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो है अगला हम वीडियो हमारा साइंस का आएगा। साइंस का 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, बिहार स्पेशल का भी एक डाले हुए हैं। ऐसे ही जो है लगातार कुछ कुछ जो है छोटा छोटा टॉपिक पर आप लोगों का जो है साइंस का कंटिन्यूटी से क्लास इस पे चलेगा, कंटिन्यूटी से क्लास चलेगा, आप भी इससे सीख सकते हैं। और उसके बाद जो है जो भी और करंट की जो भी छोटे छोटे मुद्दे आते हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से करंट पढ़ती हूँ, क्यों कैसे लगा करके, तो मैं जितना एनालिसिस कर पाऊँगी आप लोगों के सामने लाती रहूँगी छोटा छोटा वीडियो कर करके, ताकि जो है कुछ हमको भी जो है समझाने के बाद थोड़ा सा माइंड में पूरी तरीके से फिट हो जाता है और आप लोग को भी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम अपने जो है आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले संडे या कभी लाएंगे कि हम एक एक टॉपिक पे, कि अगर पॉलिटी का तैयारी करते हैं तो पॉलिटिक में कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से हमारा जो है क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देना है, इस सारी चीज़ों को जो है हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद।